बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे जैसे मेरे होशो हवास बेदार हुए मैंने उठना चाहा, मगर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा सारा वजूद जंजीरों से कसकर बांधा हो। मैं अपने जिस्म का एक हिस्सा भी नहीं हिला पा रही थी। मेरा पूरा जिस्म सुन्न हो रहा था। मैंने बार बार कोशिशें की, मगर मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो गई थी। मैं अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को हरकत देने में नाकाम रही थी। ना मेरे पाँव हिल रहे थे और ना ही मेरी टांगें हरकत कर रही थी। यही हाल हाथों और बाजुओं का भी था। मैंने उसके बाद अपनी आंखें खोलकर खुद को उस बेबसी की हालत में देखना चाहा था, मगर ऐसा करने में भी मुझे शदीद नाकामी हुई थी। मैं काफ़ी देर खुद हिलने जुलने की कोशिश करती रही थी, मगर काफ़ी देर बाद मैंने थक हार कर हथियार डाल ही दिए थे। इसलिए मेरी आंखों से कई आंसू निकलकर कान के पास से होते हुए तकिए में जज्ब हो गए थे। न जाने ये कैसी बेबसी थी, जो मैं हाथ हिलाने से भी लाचार थी। मुझे तो कुछ याद भी नहीं था मैं कौन हूँ। मैं अपने दिमाग पर बेतहाशा जोर दे रही थी, मगर मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी मुझे अपने कानों में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही कोई कदम कदम चलता मेरे करीब आया था। मैं आंखें खोलकर उसे देखना चाहती थी, आवाज़ देकर उसे बुलाना चाहती थी, मगर मैं इनमें से एक काम भी नहीं कर पा रही थी। काश कि उस वक्त मेरी कोई एक उंगली ही हरकत कर देती। मेरी आंखों से फिर से आंसू निकल रहे थे। तभी मुझे अपने पास किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर, यहाँ आए, ये देखें, मरीज की आंखों से आंसू बह रहे हैं। कुछ ही देर बाद मेरे इर्द गिर्द शोर समझ गया था। कदमों की आवाज़ के साथ साथ बहुत से लोगों की एक साथ बोलने की आवाज़ भी सुनाई देने लगी थी। फिर किसी ने मेरी नब्ज़ टटोली थी, मेरे दिल की धड़कन चेक की गई थी। फिर मुझे अपने बाजू में सुई सी उतरती महसूस हुई, और इसके बाद ही मेरे सारे जहन में अंधेरा उतरता चला गया था। दोबारा जब मेरा जहन कुछ ठीक हुआ तो कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। थोड़ी देर बाद मुझे अपने माथे पर किसी का हाथ महसूस हुआ था। इसके साथ ही किसी की आवाज़ आई थी, डॉक्टर, आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हमें कैसे भी करके इसको रोकना होगा। वो तो शुक्र है नर्स ने हमें वक्त पर इन्फॉर्म कर दिया, वरना अगर ये होश में आ जाती तो तुम्हें पता है ना क्या हो सकता था। खड़े खड़े हमारी नौकरी चली जानी थी, और इसके साथ साथ जो इज्जत का फालूदा होना था वो अलग था। हमें इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इसकी आंखों से आंसू निकलने का मतलब जानते हो ना, ये किस सूरत में होता है। मैंने तुम्हें कहा भी था कि इसका ख्याल रखना, मगर फिर भी तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। ये तुम्हारी ही लापरवाही का नतीजा है, जो नौबत यहाँ तक आन पहुँची है। मुझे तुमसे इस लापरवाही की उम्मीद तो नहीं थी। खैर, आइंदा से तुमने इसका बहुत ख्याल रखना है, और हर घंटे के बाद स्पेशली आकर इसका चेकअप करना है। मैं आइंदा तुम्हारी तरफ से कोई लापरवाही, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। और सबसे पहले तो उस नर्स की ड्यूटी चेंज करवाओ। जैसे आज उसने शोर मचा मचा के पूरा अस्पताल इकट्ठा कर लिया था। मुझे उससे अच्छे की कोई उम्मीद नहीं है। वो किसी के भी सामने अपना मुंह खोल सकती है, तुम उसका मुंह बंद करवाओ। फिर चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। अगर उसकी जान लेनी है तो भले ही वो भी कर गुजरो, या अगर पैसे में मान जाती है तो उसको इतना पैसा दो कि वो कभी भूल कर भी आज के दिन इस कमरे में जो हुआ वो किसी को बता ना सके। आज तो हम बाल बाल बचे हैं। अगर हमें आने में ज़रा सी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। इतना कहकर वो आदमी चुप हो गया था, जबकि उसके साथ ही दूसरे आदमी की आवाज़ आई थी, जो अपने साथ वाले को कह रहा था कि बेफिक्र रहो, दोबारा कोई गलती नहीं होगी, और वो आज ही उस नर्स का पक्का इंतज़ाम करता है। उसके बाद वो नर्स इस अस्पताल के अंदर तो क्या, इसके करीब भी नहीं दिखाई देगी। कहते साथ ही वो शायद वहाँ से चले गए थे, और ये अंदाज़ा मैंने कदमों की चाल और दरवाज़ा खुलकर बंद होने से लगाया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं। या तो ये मेरे कोई हमदर्द हैं, या दुश्मन। अगर ये मेरे हमदर्द है तो ये मुझे होश में क्यों नहीं आने दे रहे। हालांकि मैं सब कुछ सुन सकती थी, महसूस कर सकती थी, और अगर ये लोग मेरे दुश्मन हैं तो मेरा इतना ख्याल क्यों कर रहे हैं, क्यों मेरी इतनी देखभाल कर रहे हैं। उन लोगों के बारे में मैं कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी। मैं उस वक्त भी अपनी आंखें खोलने की भरपूर कोशिश करती रही, मगर मैं कामयाब ना हुई थी। यूं ही बेजान पड़े पड़े मुझे ना जाने कितने घंटे गुजर गए थे, जब एक बार फिर से कमरे का दरवाज़ा खुला और कदमों की चाल सुनाई दी थी।
वो कदम मेरे करीब से करीब होते जा रहे थे। फिर किसी ने आकर गीले कपड़े से मेरे हाथ मुंह साफ किए थे। साथ ही साथ वो कह रही थी कि ना जाने इतने खूबसूरत लोग इतनी बुरी किस्मत क्यों लिखवा कर लाते हैं। अब अच्छी भली खूबसूरत और हसीन लड़की है, ना जाने इसको क्या हो गया है। वो लोग तो कह रहे हैं कि पिछले 12 साल से कोमा में है। उसके मुंह से ये निकलने वाली बात मुझ पर कयामत बनकर गिरी थी। मैं पिछले 12 साल से कोमा में थी। इस बात का क्या मतलब था? मैं 12 साल से यूं ही साकत और बेजान थी, और मैं कोमा में थी। मेरे दिल की धड़कन एकदम बढ़ने लगी थी और सांस उखड़ने लगा था। तभी इस नर्स ने मुझे ऐसे देखकर शायद किसी को कॉल मिलाई थी। 5 मिनट बाद ही मुझे अपने पास कल वाले आदमियों में से किसी एक की आवाज़ सुनाई दी थी, जो जल्दी से नर्स को कुछ न कुछ हिदायत दे रहा था। साथ ही साथ मेरा चेकअप भी किए जा रहा था। उसने कल की तरह मुझे कोई इंजेक्शन लगाया था और मैं बेहोशी की वादियों में उतरती चली गई थी। दोबारा मुझे होश आया तो फिर भी मैं अपनी आंखें नहीं खोल पाई थी। हालांकि मैं देखना चाहती थी कि ये लोग कौन हैं जो मुझे ठीक होने के बावजूद ठीक नहीं होने दे रहे, क्योंकि मुझे बार बार बेहोशी के इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। और मैं यहाँ अस्पताल में क्यों थी? मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जो मैं कोमा में चली गई थी? कोशिशों के बावजूद भी कुछ याद नहीं आ रहा था। कल वाली 2 आवाज़ें अभी भी मुझे सुनाई दे रही थी। वो लोग मेरी सुधरती हालत देखकर अभी भी परेशान हो रहे थे। न जाने उन्होंने ऐसा क्या किया था जो वो इतना खौफजदा थे कि मेरे रिकवर करने के बावजूद मुझे रिकवर करने नहीं दे रहे थे। ऐसी कौन सी बात थी जो वो पेशे का भी लिहाज नहीं कर रहे थे? क्योंकि डॉक्टर का पहला फ़र्ज़ मरीज़ की जान बचाना होता है, मगर ये तो कुछ और ही कर रहे थे। वो दोनों काफ़ी देर तक बातें ही कर रहे थे, इस बात से अनजान कि मैं उनकी एक एक बात सुन रही थी। अब बस मुझे हर वक्त इंतज़ार होता था कि वो दोनों कब आएंगे और कब कुछ बात करेंगे, और मैं उनकी बातें सुनकर अपने बारे में कुछ पता लगा सकूं। क्योंकि अब बस यही एक तरीका था जिससे मैं अपनी पहचान कर सकती थी। उन दोनों आदमियों की बातें सुनकर यही कुछ लगता था कि वो मेरे बारे में सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब मुझे जल्द से जल्द अपनी पहचान मालूम करनी थी। मैंने सोच लिया था कि आज के बाद मैं किसी के भी सामने किसी किस्म की कोई हलचल नहीं करूंगी, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं था, उल्टा नुकसान ही नुकसान था। क्योंकि उन लोगों को ज़रा सा भी मेरी रिकवरी के बारे में इल्म होता तो ये लोग मुझे कोई ना कोई इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते थे, जबकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा होश में रहना चाहती थी। उन 2 आदमियों और उस नर्स के अलावा कोई मेरे कमरे में नहीं आता था। मुझे अब उन दोनों आदमियों से खौफ महसूस नहीं होता था, क्योंकि मैं ये भी जान गई थी कि वो मुझे जान से नहीं मारेंगे। अगर जान से ही मारना होता तो वो मुझे 12 साल तक कोमा में ना रखते। जान लेने के लिए तो जहर का एक इंजेक्शन ही काफ़ी होता है। अब तक मेरा किस्सा तमाम हो चुका होता। ज़रूर उन लोगों की मुझसे कोई ना कोई ज़रूरत जुड़ी हुई थी और अब यही सब कुछ मुझे पता करना था। वक्त गुजरता जा रहा था। एक दिन यूं ही मैं अपने आप को मूव करने की कोशिश कर रही थी, जब कोई इंतहाई ऊंची आवाज़ में बोलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। आने वाला शख्स बहुत गुस्से में था, जबकि पहली आवाज़ वाले दोनों आदमी उसे मुसलसल जाने का कहे जा रहे थे। वो गुस्सीली आवाज़ वाला आदमी उन दोनों आदमियों पर बरस रहा था और कह रहा था कि ये क्या सुन रहा हूँ मैं, ये रिकवर हो रही है? बताओ क्यों हो रहा है ऐसा? तुम लोग जानते हो ना, अगर ये होश में आ गई तो क्या होगा? और पिछले दिनों मैंने सुना है कि इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने तुम लोगों को कहा हुआ है कि मुझे इसकी एक एक पल की खबर चाहिए, फिर इतनी अहम खबर से मुझे क्यों बेखबर रखा गया? उस शख्स का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था, जबकि पहले 2 आदमियों में से एक ने उससे कहा, जैसा वो समझ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। इसकी आंखों से कोई आंसू नहीं निकले। वो तो इसकी ड्रिप लीक हो गई थी, उसके कतरे उसकी आंखों पर पड़े तो नर्स उसे आंसू समझ बैठी थी। अगर ऐसी कोई बात होती तो सबसे पहले आपको ही पता चलता। और फिर ये भी कहा कि मेरी रिकवरी वाली बात बिल्कुल गलत है। मुझ में कोई बेहतरी नहीं आई है। मैं बिल्कुल पहले जैसी ही हूँ, एक जिंदा लाश की तरह। बस सिर्फ सांसें ही चल रही थी, और वो भी उस आदमी की ही वजह से। मुझे उस शख्स पर बड़ी हैरत हुई थी। उसने मेरे बारे में जो कुछ भी बताया था वो सब का सब झूठ था। तभी मुझे अपने गले पर किसी का हाथ महसूस हुआ। इसके साथ ही एक नफरत वाली खूंखार सुनाई दी, जिसने एक पल में मुझे मेरी पहचान करा दी थी। मुझे अपने माजी का एक एक लम्हा याद आ गया था।
मैंने एक झटके से अपनी आंखें खोली थी और 1 मिनट से पहले ही अपने ऊपर झुके हुए उस आदमी को अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद से दूर किया था। मुझे होश में आता देख कमरे में मौजूद तीनों लोग हैरान रह गए। उन तीनों को मैं अच्छी तरह जानती भी थी और पहचानती भी थी। मेरे जिस्म ने काम करना शुरू कर दिया था। मैं फौरन से उठकर बैठी थी, अगरचे ऐसा करने से मुझे अपने पूरे जिस्म में एक दर्द भरी लहर सी उठती हुई महसूस हुई थी, मगर उस वक्त मुझे हिम्मत करनी थी। मुझे होश में देखकर वो दोनों आदमी उस शख्स की तरफ बढ़े थे जिसे मैंने धक्का देकर खुद से दूर किया था, और अब वो फटी फटी आंखों से देख रहा था। जैसे ही उसकी नज़र उन दोनों आदमियों पर पड़ी जो खतरनाक तेवर लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे, वो एकदम से भागता हुआ कमरे से निकल गया। एक आदमी फौरन से उसके पीछे भागा था, जबकि दूसरे को मैंने 1 मिनट से पहले ही पुलिस को बुलवाने का कहा था, क्योंकि जो कुछ हो रहा था वो बहुत था। अब मैं मज़ीद उस शख्स को छूट नहीं दे सकती थी। एक बार पहले भी उस पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसका नतीजा आज मेरी ये हालत थी। कुछ ही देर में पूरे अस्पताल में भगदड़ मच चुकी थी, क्योंकि मेरा नाम नरगिस हारून है। मेरी उम्र 39 साल है। मेरी पैदाइश काफ़ी अच्छे अमीर और पढ़े लिखे घर में हुई थी। मेरे बाबा करोड़पति आदमी थे। शहर में उनका अपना प्राइवेट अस्पताल था जिसमें तमाम लोगों का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाता था। मेरे बाबा बहुत अच्छे और नेक दिल के मालिक थे। वो बिना किसी मतलब और बिना किसी गर्ज के लोगों की मदद करते थे। इतने अमीर होने के बावजूद भी उनमें कभी गुरूर और तकब्बुर नहीं देखा गया था। वो बेहद साफ और नर्म दिल के मालिक थे। यही वजह थी कि पूरे शहर में मेरे बाबा और उनका अस्पताल मशहूर था। जो एक बार बाबा से मिल लेता वो हमेशा बाबा को याद रखता था। 25 साल की उम्र में उन्होंने मेरी माँ से शादी की। मेरी माँ एक छोटे घर की लड़की थी। माँ के वालिद इस दुनिया में नहीं थे, जबकि माँ की वालदा कैंसर के लास्ट स्टेज पर थी। माँ अपनी वालदा के साथ बाबा के अस्पताल में आती रहती थी। बाबा उनके बैकग्राउंड और हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे कि किस तरह अब्बा की मौत के बाद दादी ने माँ और उनकी वालदा को धक्के देकर घर से निकाल दिया था। वो तो पड़ोस की खातून ने उन पर तरस खाकर उनकी बीमारी का एहसास कर लिया और उनको अपने घर में पनाह दे दी थी। मगर उस औरत का बेटा माँ को बहुत तंग करता था। बाबा इलाज के साथ साथ उनकी माली मदद भी कर देते थे। कई मर्तबा बाबा ने उनको कहा भी कि किराए का घर ले लें, किराया अब्बा देते रहेंगे, मगर नानी नहीं मानी थी। वो उस घर को महफूज समझ रही थी कि अगर उनको कुछ हो गया तो माँ उस घर में महफूज रहेंगी। मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो जिस घर को महफूज समझ रही थी उस घर में कैसे माँ को रोज़ हरास किया जाता था। खैर, जब एक दिन यूं ही माँ नानी को लेकर अस्पताल पहुंची तो नानी का बस आखिरी वक्त ही था। बाबा उनके पास गए तो नानी ने हाथ जोड़ दिए थे कि वो माँ के साथ शादी कर लें, क्योंकि वो जानती थी कि उनका आखिरी वक्त आन पहुंचा है और उस घर में रहने वाले लोगों की सच्चाई भी जान चुकी थी। बाबा तो सबको खुशियाँ देने की कोशिश करते थे। नानी की बात भी मान ली, क्योंकि नानी को वो अपनी माँ का दर्जा देते थे। उनको नानी से अपनी माँ जैसा ही लगाव था और यूं उनकी खुशी के खातिर बाबा ने माँ को अपने निकाह में ले लिया था, जिसके बाद नानी ने उन दोनों के सर पर हाथ रखकर सुकून से अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए मूंद ली थी। बाबा ने नानी से किया हुआ वादा निभाया और माँ को अपने घर ले आए और पूरी इज्जत और एहतराम के साथ माँ को अपने सर्कल और ख़ानदान में इंट्रोड्यूस करवाया था। माँ को कभी इस बात का एहसास ना होने दिया कि वो छोटे घर की हैं या उनका बैकग्राउंड क्या है। यूँ खुशियों भरी ज़िंदगी गुजरने लगी। 4 साल बाद मेरे इस दुनिया में आने से उनकी खुशियाँ और बढ़ गई थी। मेरा नाम मेरे बाबा ने रखा था। वो चाहते थे कि मैं भी उन्हीं की तरह एक कामयाब और हमदिल डॉक्टर बनूं और उनके बाद उनके अस्पताल का नाम यूं ही उनकी तरह रोशन करूं। वो मुझे बचपन से ही डॉक्टर नरगिस हारून कहा करते थे। मेरी माँ की ख्वाहिश मुझे लेकर कुछ अजीब सी थी। वो चाहती थी कि मैं फ़ौज में जाऊं, लेकिन मेरा दूर दूर तक ऐसा कोई इरादा ना था और बाबा भी माँ को यही कहते थे कि मेरी बेटी सिर्फ डॉक्टर ही बनेगी, आप फ़ौज में अपने बेटे को भेजिएगा। मगर माँ का ये ख्वाब ख्वाब ही रहा था। मेरी पैदाइश के 10 साल गुजर जाने के बाद भी मेरी माँ को कोई औलाद ना हुई थी और मेरे 11 साल के होते ही माँ दिल की धड़कन रुकने की वजह से मुझे और बाबा को अकेला छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। मैं जो अपने माँ बाप पर जान देती थी, माँ के जाने के बाद मेरी जहनी हालत पर बहुत बुरा असर पड़ा था। मैं बेहद बीमार हो गई थी
और 2 महीने तक अस्पताल में दाखिल रही थी। मैं माँ की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। यही हाल मेरे बाबा का भी था, लेकिन मेरे खातिर वो खुद को संभाले हुए थे। मेरी हालत देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तब बाबा को किसी ने दूसरी शादी का मशवरा दिया था। अब्बा दूसरी शादी करना तो नहीं चाहते थे, मगर मेरी हालत देखकर उन्हें ये कदम उठाना ही पड़ा। यूं तो मेरे बाबा जैसे करोड़पति इंसान के लिए ढेरों ढेर रिश्ते थे, मगर बाबा किसी समझदार खातून से शादी करना चाहते थे जो मुझे संभाल सके, मुझे माँ का प्यार दे सके, मेरी देखभाल कर सके। इस सोच के पेश नज़र बाबा ने एक बेवा औरत से शादी की, जिसका एक 15 साल का बेटा भी था। मेरी सौतेली माँ और सौतेला भाई दोनों ही अच्छे थे। सौतेली माँ मेरा पूरा ख्याल रखती थी और मुझसे मोहब्बत भी करती थी। जल्द ही मैं उनके साथ घुल मिल गई थी, लेकिन अपनी सगी माँ को अपने दिल से ना निकाल पाई थी। वक्त गुजरता जा रहा था और मैं अपने बाबा की ख्वाहिश के मद्देनज़र डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके हाउस जॉब पर लग चुकी थी। दूसरी तरफ मेरा भाई भी इसी फील्ड में आना चाहता था, मगर वो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा वीक था। बाबा ने उससे कहा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर ले, डॉक्टरी पढ़ाई के मुकाबले ये आसान था। बाबा ने उससे कहा कि मैंने तुम्हारा एडमिशन अमेरिका के एक कॉलेज में करवा दिया है और 1 हफ्ते बाद तुम्हारी फ़्लाइट है। बाबा की ये बात सुनकर उसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई थी। वो बाहर नहीं जाना चाहता था, मगर बाबा ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि बाबा उसे कामयाब देखना चाहते थे। और आजकल जो यहाँ से उसके बारे में सुनने को मिल रहा था, उसके मुतालिक बाबा ने सोच लिया था कि मेरे भाई को इस माहौल से निकाल कर ही रहेंगे। अम्मा ने घर में बहुत रोला डाला हुआ था। वो भी उसे खुद से दूर नहीं भेजना चाहती थी। बाबा ने अम्मा को समझाया कि वो ये सब उसके भले के लिए ही कर रहे हैं, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अपना मुस्तकबिल संवार सके, वरना जो इसके हालात हैं, इसको कहीं भी नौकरी नहीं मिलनी। तो अम्मा फिर बेटे की हिमायत में बोल पड़ी कि क्या ज़रूरत है नौकरी की, ये सब कुछ इसी का तो है, इसकी 7 नस्लें भी बैठकर खाएंगी तो कुछ कमी नहीं होगी। बाबा को अम्मा की बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ था, मगर उन्होंने अपना इरादा फिर भी ना बदला था और अपनी जान पहचान के ज़रिए आगे भी उसके लिए बहुत सहूलतें करवा दी थी। जिंदगी आगे बढ़ने लगी और एक दिन बाबा को जाने क्या सूझी, उन्होंने वकील को बुलवा लिया। ये शाम का वक्त था। मैं जॉब से वापस आई तो देखा अम्मा इंतहाई परेशानी की हालत में लाउंज में चक्कर काट रही थी। मैं फ़ौरन उनके पास पहुंची और उनसे पूछा कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, काफ़ी दिनों से मेरे बेटे का फ़ोन नहीं आया, बस इसीलिए परेशान हूँ। मैंने अम्मा से कहा कि वो परेशान ना हो, मैं अभी बाबा से कहकर उसका पता करवाती हूँ। मैंने बाबा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो स्टडी रूम में है। मैंने सर असबाब में हिला दिया, सीधा स्टडी की तरफ आ गई थी, जहाँ से वकील निकल कर जा रहा था। मैंने बाबा से पूछा कि ये सब क्या है, आपने वकील को क्यों बुलवाया था। तो उन्होंने कहा कि आज उन्होंने हॉस्पिटल मेरे नाम कर दिया है, आज से मैं ही हॉस्पिटल की इंचार्ज हूँ। कहते साथ ही बाबा ने मुझे एक फ़ाइल पकड़ाई थी और कहा, बेटा, मैंने ये अस्पताल बहुत मेहनत करके बनाया है, ये मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी और ये सच है कि इसको बनाने में तुम्हारे दादा ने मेरी बहुत मदद की, मगर उसके बाद भी मेरी इस पर बहुत मेहनत है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस पर ऐसे ही मेहनत करो। मैंने इस अस्पताल को बच्चे की तरह पाला है, कभी इस पर कोई आँच नहीं आने दी। मुझे उम्मीद है कि तुम भी ऐसा ही करोगी और पूरी ईमानदारी से अपना काम करोगी और मेरी अमानत की भी हिफाजत करोगी। इसके अलावा आज से ये घर भी तुम्हारे नाम है और कुछ जायदाद भी, जबकि हमारा ख़ानदानी बिजनेस मैंने तुम्हारे सौतेले भाई नबील के नाम कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इस बात से कोई मसला नहीं होगा। मैंने मुस्कुराकर बाबा के हाथ चूमे थे और फिर बाबा से कहा, बाबा, मैं बहुत छोटी हूँ, इतना सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकती। तो बाबा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं बहुत खुश थी। ये खुशी इस बात की नहीं थी कि मुझे दौलत मिल गई है, बल्कि खुशी इस बात की थी कि मेरे बाबा ने मुझे इस काबिल समझा था, मुझ पर भरोसा किया था। मैंने बाबा से वादा किया था कि मैं उनका भरोसा कभी भी नहीं तोड़ूंगी, मगर मेरे तो वहमो गुमान में भी ना था जो मेरे साथ होने वाला था। जैसे ही मैंने अस्पताल की जिम्मेदारी हाथ में ली, 2 महीने बाद ही अस्पताल में गैर कानूनी काम होने लगे थे। हर तरफ से शिकायत पर शिकायत मिल रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। बाबा अलग मुझसे नाराज़ होकर बैठे थे। अस्पताल में लोग कभी जाली दवाइयों की शिकायत लेकर आते, तो कभी महंगी फ़ीस। हालांकि मैंने तो कोई फ़ीस चार्ज नहीं की थी। मैं तो बाबा के फ्री इलाज के अस्पताल को फ्री ही चला रही थी।
मगर ना जाने ये सब क्या हो रहा था। कोशिश के बावजूद भी मैं पता नहीं लगा पा रही थी। इसी दौरान बाबा को शदीद किस्म का हार्ट अटैक हुआ था और वो नाराज़गी नाराज़गी में ही मुझसे दूर चले गए थे, जहाँ से मैं उनको मनाकर वापस भी ना ला सकती थी। बाबा की मौत के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी। तभी मेरी सौतेली माँ ने मुझे संभाला। उसने मेरे सौतेले भाई को भी अमेरिका से वापस बुलवा लिया था। मेरे भाई ने मेरी हालत के पेश नज़र मुझसे कहा कि मैं अस्पताल ना जाऊं, क्योंकि वहाँ के हालात ठीक नहीं थे। अगर मैं इस हालत में अस्पताल गई तो मज़ीद बीमार हो जाऊंगी। उसकी बात तो ठीक थी, मगर मैं यूं घर पर भी तो नहीं बैठ सकती थी। तब मेरे भाई ने मुझे कहा कि मैं कुछ दिन तक घर में रहूं, तब तक वो मेरी जगह अस्पताल देख लेगा। मैंने उसकी मक्कारी को उसकी हमदर्दी समझा और उसकी बात मान ली। मुझे नहीं पता था कि ये अस्पताल जाकर क्या क्या करता फिर रहा है। मेरी तबीयत थोड़ी संभली तो मैंने फिर से अस्पताल जाने का फ़ैसला किया, मगर मेरी माँ और भाई ने मुझे रोक लिया। मैं फिर से उनकी फ़िक्र समझकर रुक गई थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो इस फ़िक्र की आड़ में मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे थे। उसके बाद मैंने जितनी मर्तबा भी अस्पताल जाने की कोशिश की, वो दोनों मुझे रोक देते। अब मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी। इसके साथ ही अस्पताल से आने वाले मेरे डॉक्टर की कॉल ने मेरे शक को मज़ीद पक्का कर दिया था। सो एक दिन मैंने सोने का बहाना किया और घर से बिना बताए ही अस्पताल जाने के लिए निकल पड़ी। मगर जैसे ही मैं अस्पताल पहुंची, उसकी इमारत के सामने रुककर उस इमारत को देखते साथ ही मुझे हैरत का शदीद झटका लगा था। मेरे पैरों तले से तो ज़मीन ही निकल गई थी। वो अस्पताल जिस पर मेरे बाबा का नाम जगमगाता था, अब उसकी जगह मेरे सौतेले भाई का नाम लिखा हुआ था। मेरे अब्बा की तस्वीर हटाकर वहाँ मेरे भाई की तस्वीर लगा दी गई थी। इसी तरह अस्पताल के अंदर का पूरा निज़ाम ही बदला हुआ था। महंगी दवाइयाँ, महंगे टेस्ट और दूसरा इलाज की फ़ीस तो आसमानों से बातें कर रही थी। सिर्फ चेकिंग की फ़ीस हज़ारों से शुरू हो रही थी। मेरा दिमाग ये देखकर चकराने लगा था। मैंने जल्दी से रिसेप्शन से अपने भाई का पता पूछा और उसके कमरे की तरफ गई। मेरा इरादा उससे दो टोक बात करने का था। अभी मैं उसके दरवाजे पर ही पहुंची थी जब अंदर से आने वाली आवाज़ों ने मेरे कदम जकड़ लिए। मेरा वजूद एकदम सुन रह गया था। मैंने एकदम से अपना व्हाट्सएप खोलकर एक वॉइस नोट वकील के नंबर पर भेजा था और उसके बाद दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। मुझे देखकर मेरी सौतेली माँ और भाई के रंग उड़ चुके थे, क्योंकि वो रंगे हाथों पकड़े जा चुके थे। इससे पहले मैं कुछ बोलती, मेरे भाई ने पेपर वेट उठाकर शिद्दत से मेरे सर पर मारा था। उससे मुझे अपना दिमाग चटकता हुआ महसूस हुआ था, बल्कि अंदर अंदर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाया था और मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद मुझे आज 12 साल बाद होश आया था। ये सब कुछ मेरी सौतेली माँ और मेरे भाई ने सिर्फ दौलत के खातिर किया था। हालांकि बाबा ने उसके नाम सारा बिजनेस किया था, मगर उसे ये अस्पताल चाहिए था, क्योंकि उसकी नज़र में प्राइवेट अस्पताल से ज़्यादा मुनाफे वाला बिजनेस और कोई हो ही नहीं सकता था। अगर इसमें महंगी दवाइयाँ, महंगी फीसें और महंगे टेस्ट और बाकी इलाज भी मुकम्मल तौर पर प्राइवेट किया जाए। यही वजह थी कि जब उसे पता चला कि बाबा ने अस्पताल मेरे नाम कर दिया है, तो उसको अपना ख्वाब चकनाचूर होता महसूस हुआ। उसने तो यही सोचा था कि बाबा के बाद सब कुछ उसी का है और वो ये सब अपनी मर्जी से ही चलाएगा। लेकिन ये खबर सुनते ही वो अगले रोज़ ही अमेरिका से वापस आ गया था और उसने छुपकर अस्पताल में गैर कानूनी काम करने शुरू कर दिए थे। उसका मकसद मुझे बाबा की नज़रों में नासमझ और बेवकूफ़ साबित करना था, ताकि बाबा अस्पताल उसके नाम कर दें, और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया था। मगर ऐन वक्त पर बाबा को उसकी असलियत पता चल गई तो उसने बाबा का कत्ल कर दिया। उस दिन अस्पताल में वो मुझे भी मार देता, लेकिन जब उसे मेरी वसीयत के बारे में पता चला तो मजबूरन उसे मुझे ज़िंदा रखना पड़ा, क्योंकि उसके कमरे के बाहर खड़े होकर मैंने सुन लिया था कि बाबा ने जो बिज़नेस और जायदाद का कुछ हिस्सा जो उसके नाम किया था, उसकी सच्चाई जानने के बाद से वो भी मेरे नाम कर दिया था। और फिर मैंने भी उसी वक्त खड़े खड़े वकील को मैसेज किया था कि मेरी वसीयत लिख दें कि अगर मैं मर जाती हूँ तो मेरी तमाम जायदाद समेत अस्पताल भी हुकूमत के पास चला जाएगा। और मेरे इसी मैसेज की वजह से मेरे सौतेले भाई को मुझे ज़िंदा लाश बनाकर रखना पड़ा और वो मेरी बीमारी का नाम देकर खूब अपनी ख्वाहिशात पूरी करता रहा। मुझे होश में आता देखकर वो डर कर भागने लगा था, मगर पुलिस ने वक्त पर पहुंचकर अस्पताल को सील कर दिया और थोड़ी सी तलाश के बाद ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।
उस वक्त अस्पताल में जाली दवाइयों की तादाद बहुत ज़्यादा मौजूद थी। अस्पताल पूरे 1 महीने तक सील रहा था। उसके बाद मैंने सारा अस्पताल रिन्यू करवाया था, उसको फिर से बाबा के अस्पताल जैसा बना दिया, जैसा वो चाहते थे, बिल्कुल वैसा ही। इस वाक्य को अब 4 साल गुजर चुके हैं। मेरा भाई अब तक जेल में है, जबकि सौतेली माँ खुद ही ना जाने कहाँ चली गई थी। मेरे हॉस्पिटल में रोज़ाना सैकड़ों लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है। उन्हें सारी सहूलतें मुफ्त में दी जाती हैं।